हम लोग बात कर रहे थे आपका चैप्टर जिस पर बात चल रही है, उस चैप्टर का नाम है अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य, टॉट इन रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अचल संपत्ति के प्रति जितने अपकृत्य हो सकते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर में इकट्ठे रखे गए। तो अचल संपत्ति के प्रति अगर न्यूसेंस इसकी भी कार्यवाही है वो भी यही रखी गई है, क्योंकि उसका नाम क्या है चैप्टर का, अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य। तो अचल संपत्ति के प्रति जो अपकृत्य हो सकते हैं वो सारे के सारे वही रखे। जैसे पहले कहा था अपकृत्य के संबंध में मृत्यु, तो ऐसे अपकृत्य जिनके द्वारा मृत्यु हुई है, भले ही तत्काल हुई हो या अपकृत्य किए जाने के कुछ समय पश्चात हुई हो, या ऐसे अपकृत्य जिनके कारण मृत्यु ये तो नहीं हुई लेकिन अपकृत्य की कार्यवाही चलने के दौरान या तो अपकृत्य से पीड़ित इसकी मृत्यु हो गई और या फिर अपकृत्यकर्ता इसकी मृत्यु हो गई। तो इन टोटल जो चैप्टर का नाम था वो था डेथ इन रिलेशन ऑफ टॉट, अपकृत्य के संबंध में मृत्यु ये अगर हुई है तो उसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है अपकृत्य की कार्यवाहियों पर, ये हम लोगों ने उस चैप्टर में देखा था। ऐसे यहां है, यहां कहता है अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य। तो अचल संपत्ति के प्रति जो अपकृत्य हो सकता है वो सबसे प्रमुख अपकृत्य वो तो अतिचार ही है। लेकिन अतिचार एकमात्र अपकृत्य हो अचल संपत्ति के प्रति ये नहीं है। आपसे कहा गया था कि अचल संपत्ति के प्रति अगर इस प्रकार का अपकृत्य किया जाता है जिसके कारण उसके उपभोग में बाधा पड़ती है, उसका उपभोग ये किए जाने में बाधा पड़ती है, अचल संपत्ति का उपभोग ये किए जाने में बाधा पड़े तो उपताप ये नाम दिया जाता है इसको। उपताप दो तरह का हो सकता है, एक उपताप जो अचल संपत्ति के प्रति ये किया जा रहा है, ये भी अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य ही है। अब अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य ये एक बड़ा टर्म हो गया, और अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य ये स्वयं दो प्रकार के हो गए, एक जिसे अतिचार के नाम से आप जानते हैं और एक जिसे उपताप के नाम से आप जानते हैं। अतिचार वो है जब आप कब्जे में प्रत्यक्ष विघ्न ये पैदा करना है, और उपताप वो है जब अचल संपत्ति के प्रति कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण से उसका उपभोग ये करने का जब अवसर ये आ रहा है तो क्षति हो रही है। क्षति चाहे बाधा के स्वरूप की है, क्षति चाहे क्षोभ के स्वरूप की है, और क्षति चाहे आर्थिक हानि इस स्वरूप की है। ठीक है, क्षति किस प्रकार की है इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि अपकृत्य में आप जानते हैं क्षति ये जो शब्द आता है इसके अंतर्गत कष्ट, पीड़ा, क्षोभ, ठीक है, और आर्थिक हानि ये सब कुछ शामिल रहता है। तो क्षति ये हो रही है कब, जब उपभोग करने का अवसर है। अगर ये स्थिति पैदा हो रही है तो ये अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य तो है ही, लेकिन इस अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य को हम किस नाम से जानेंगे, उपताप। और दूसरा उपताप ऐसा भी हो सकता है जो आपको सुखपूर्ण जीवन ये जीने में बाधा ये पैदा करे। जैसे कुछ नहीं, हम आपके एकांतता के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कैसे, फोन की घंटी बजा के। कुछ नहीं, अपने रात में आपको, ठीक है, सोने के समय में लगातार फोन कर रहा है, आप उठाते हैं, काट देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बात करना नहीं है। हम फोन का इस्तेमाल उपताप उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उपताप ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें
व्यक्तियों को उन अधिकारों को जिन्हें उपभोग करने का उन्हें अधिकार है, उपभोग करने का अवसर आने पर, क्या हो, उपभोग करने का अवसर आने पर, यानी जब वे उसे उपभोग करने का प्रयास ये करें, जब उपभोग करने का अवसर आए और वे अपने उन अधिकारों को उपभोग करने का प्रयास ये करें, तो उन्हें क्षति, बाधा या क्षोभ ये कारित होना शुरू हो जाए, या एक शब्द में कहें तो क्षति हो जाए। वो क्षति बाधा के स्वरूप की है, क्षोभ के स्वरूप की है, आर्थिक हानि के स्वरूप की, किसी भी स्वरूप की है। तो इस परिस्थिति, इस सिचुएशन का नाम क्या है? न्यूसेंस। ये न्यूसेंस आपके शरीर के प्रति हो सकती है, ठीक है, वो हम लोग तब अध्ययन करेंगे जब जंगम संपत्ति, ठीक है, यानी चल संपत्ति और मानव शरीर, इसके प्रति अप्रत्य, इसका अध्ययन ये करेंगे। तो वह उपताप जो मानव शरीर के प्रति होगा, वह उपताप जो जंगम संपत्तियों के प्रति होगा, उसका अध्ययन करेंगे। और फिर उपताप की एक जनरल डेफिनेशन वो भी देखेंगे। यहां चूंकि हम लोग अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य, इसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य दो तरह के हो सकते हैं, एक अतिचार, दूसरा उपताप। अतिचार की डेफिनेशन ये आपको बताई गई। अतिचार की डेफिनेशन क्या है? अतिचार की डेफिनेशन, जब आप क्या करते हैं, किसी के कब्जे के अधिकार में, यानी जो अचल संपत्ति यानी जो भूमि है उसके कब्जे के अधिकार में यह हस्तक्षेप ये करते हैं, और यह हस्तक्षेप प्रत्यक्ष ये दिखाई देता है, या उसके कब्जे के अधिकार पर आक्रमण ये करते हैं, उसके कब्जे के अधिकार का अतिक्रमण ये करते हैं, और जानबूझकर करते हैं। आशयपूर्वक करते हैं या नहीं, इट इज इमेटेरियल। आशयपूर्वक करेंगे वो विशेष क्षति, इसका अधिकारी होगा। लेकिन आप कब्जे के अधिकार में हस्तक्षेप ये करते हैं, चाहे आकाश, यानी वो जिस भूमि का अधिकारी है उसके ऊपर का जो आकाश है उसमें करते हैं, उसकी भूमि पर पशुओं को भेजकर करते हैं, रचनात्मक ढंग से करते हैं, यानी पत्थर, गोली, धुआं, गैस, ऐसी कोई चीज भेजकर करते हैं। इस सब का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, इसलिए ये अतिचार की श्रेणी का है। जब अचल संपत्ति में इस प्रकार का हस्तक्षेप होता है कि अचल संपत्ति के उपभोग का अवसर आए, तब व्यक्ति को क्षति, वो किसी भी स्वरूप की, चाहे बाधा के स्वरूप की, चाहे क्षोभ के स्वरूप की, चाहे आर्थिक हानि के स्वरूप की, चाहे अतिरिक्त श्रम की स्थिति की, उसे अतिरिक्त श्रम यह करना पड़ रहा है, इस श्रेणी की क्षति उसे होना शुरू हो जाए, तो फिर मामला काहे का है? उपताप का है। और यह भी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य है। जब आप अचल संपत्ति इसके धारक होने के कारण से, आप अचल संपत्ति के धारक ये हैं, तो आपके कुछ नेचुरल राइट्स हैं। जब अचल संपत्ति के धारक होने के कारण आपके जो स्वाभाविक अधिकार हैं, अचल संपत्ति के धारक, यानी इसको ऐसे कहेंगे कि अचल संपत्ति के कब्जा धारक, इस ये होने के कारण से आप कोई अधिकार रखते हैं, तो वो क्या है? वो अचल संपत्ति का इंसिडेंट है, वो अचल संपत्ति की प्रसंगति है, वो अचल संपत्ति की आकस्मिकता है। आकस्मिकता का मतलब क्या हुआ? आकस्मिकता का मतलब यह हुआ कि बाई चांस आप उस अचल संपत्ति के मालिक हो, इसलिए उस अचल संपत्ति से संबद्ध जो लाभ है उसे उपभोग करने का हक आपका है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ द नेचर है, ये प्रकृति का कानून है, ठीक है, कि आप किसी भी अचल संपत्ति के धारक हो, आप नदी के तट की भूमि के स्वामी हो, तो नदी का जल जो है
उसका उपभोग आपका करने का जो हक है वो कैसा नेचुरल राइट है। आप उसका ऐसे उपभोग कर सकते हो मानो वह नदी आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। आप उसका जल बिना यह सोचे कि दूसरों को मिलेगा या नहीं, अपने प्रयोजनों के लिए, ठीक है, किसी भी सीमा तक जो कि उचित कही जाए, मतलब एक प्रयोजन, जैसे आप खेत की सिंचाई करने के लिए उस जल का उपयोग करना चाहते हैं तो खेत की सिंचाई के लिए जितना जल आवश्यक है उतना लेने का आप नेचुरल राइट ये रखते हैं। ये क्या है? ये भूमि की ऐसी प्रसंगति है, ये भूमि की ऐसी आकस्मिकता है, ये भूमि का ऐसा इंसिडेंट है जो तटीय भूमि के स्वामी होने के कारण से आपको प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल राइट है। और नेचुरल राइट, ठीक है, इसमें हस्तक्षेप यह हुआ तो आप जो अधिकार के अतिलंघन की शिकायत करोगे, ठीक है, वो अधिकार स्वाभाविक अधिकार के अतिलंघन की शिकायत होगी। ठीक है, अब इस अधिकार के अतिलंघन की शिकायत, क्योंकि ये स्वाभाविक अधिकार है, नेचुरल राइट है, क्योंकि आप भूमि के, आप खूब देखिए, आप किसी भी भूमि के स्वामी हो, किसी भी भूमि के, तो उस भूमि के स्वामी होने के नाते आप उस भूमि के कब्जाधारी ये भी हो गया। इसके बेहतर शब्द ये है, हम ये कहें आप किसी भी भूमि के कब्जाधारी हो, आप किसी भी भूमि के धारक हो, तो भूमि के धारक होने के कारण से आपके कुछ प्रकार के अधिकार सिद्ध होते हैं। उस भूमि के कब्जा धारक होने के नाते आपके कुछ अधिकार बिल्कुल सिद्ध है। वो अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और उन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो भूमि के उपभोग में हस्तक्षेप ये कर रहा है। भाई, अगर आप किसी भी भूमि के स्वामी हैं, किसी भी भूमि के कब्जाधार हैं, तो कुछ आपके नेचुरल राइट्स हैं, और वो नेचुरल राइट भूमि के साथ अटैच है, उनका उपभोग करने का आपका स्वाभाविक अधिकार। और कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो भूमि से स्वाभाविक रूप से नहीं जुड़े हैं, लेकिन भूमि के सुखपूर्ण उपभोग के लिए आप उन अधिकारों का अर्जन ये कर लेते हैं। इन अधिकारों को कानून की दुनिया में किस नाम से जानते हैं? सुखाधिकार या ईजमेंट। अब चूंकि वो भूमि से जुड़े हुए ऐसे अधिकार हैं जो भूमि के सुखपूर्ण उपभोग को सुनिश्चित कर रहे हैं, इसलिए इन अधिकारों में भी अगर वायलेशन हो रहा है, इन अधिकारों का भी अतिक्रमण हो रहा है, तो वो अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य यही हो रहा है। हमने फिर कहा, चैप्टर का नाम क्या है? अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य। हम खाली अतिचार नहीं पढ़ेंगे। अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, अचल संपत्ति का जो कब्जा है उस पर प्रत्यक्ष बाधा पहुंचाकर यह किया जाए, और जब अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य इस प्रकार से किया जाता है कि अचल संपत्ति में जो कब्जा है उस पर बाधा पहुंचाई जाती है, तो इस अकृत्य को हम किस नाम से जानते हैं? अतिचार। और अचल संपत्ति के प्रति दूसरा अकृत्य इस प्रकार का भी हो सकता है कि अचल संपत्ति से संबंधित जो स्वाभाविक अधिकार है या अचल संपत्ति के सुखपूर्ण उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए कानून के द्वारा प्रदत्त तरीके से जिन अधिकारों का अर्जन कर लिया जाए, उन अधिकारों में हस्तक्षेप यदि किया जाए और उन अधिकारों का उपभोग करने में किसी क्षति, इसको सहन करने के लिए उन अधिकारों के धारक को विवश किया जाए, तो भी यह कहा जाएगा कि अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य यह किया गया है।
ठीक है, अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य तो ये भी है। अचल संपत्ति के इस प्रकार के अकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति ये प्राप्त करने हेतु आप जिस नेचर की, जिस प्रकृति की कार्यवाही ये संस्थित करोगे, वो कार्यवाही कौन सी होगी? अचल संपत्ति के प्रति उपताप की। क्यों? क्योंकि अचल संपत्ति के प्रति उपताप यही इसे माना जाएगा, क्योंकि ये हस्तक्षेप भूमि के या अचल संपत्ति के सुखपूर्ण उपभोग में बाधा ये पैदा करेगा। और सुखपूर्ण उपभोग में बाधा जब भी आई तो फिर उपताप है वो, उसे अतिचार नहीं कहते। चैप्टर का नाम अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य है। अचल संपत्ति के धारक होने के कारण दो प्रकार के हक ये हासिल करते हैं आप। एक हक कौन सा है? जो भूमि के धारक होने के कारण नेचुरली आपको मिल जाता है, ये स्वाभाविक अधिकार है। जैसे स्वाभाविक अधिकार भूमि का कौन सा है? आपकी भूमि, इससे जो सटी हुई भूमि है, उस भूमि से सहारा पाने का अधिकार, ये भूमि के धारक होने के कारण आप स्वाभाविक रूप से ये प्राप्त कर लेते हैं। ये स्वाभाविक अधिकार है। ठीक है, अब इस अधिकार का वायलेशन ये कब माने? हमने कहा ना कि अचल संपत्ति के प्रति दो प्रकार के अधिकार ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। एक वे अधिकार अचल संपत्ति के प्रति जो कि अचल संपत्ति के धारक होने के कारण से वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है, और दूसरे अचल संपत्ति के प्रति वे अधिकार जो वह अपनी अचल संपत्ति के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए, ठीक है, कानून की प्रक्रिया इसके मुताबिक यह प्राप्त करता है, या किसी के द्वारा उन अधिकारों का अनुदान यानी ग्रांट ये दिए जाने पर यह प्राप्त करता है। अनुदान लाइसेंस के माध्यम से दिया जा सकता है, एग्रीमेंट करार, ठीक है, इसके माध्यम से हमने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि आप अमुक काम हमारी संपत्ति पर कर लेना, तो आपको एक्सप्रेसली ग्रांट हो गए वो राइट्स बाया एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो भूमि के प्रति अधिकार हैं ये अनुदान के आधार पर, ठीक है, चिरभोग के आधार पर, रूढ़ी के आधार पर ये अर्जित ये किए जा सकते हैं। ठीक है ना? दूसरे ऐसे अधिकार हैं जो भूमि के स्वामी होने के नाते आप स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। आप भूमि के स्वामी है, बस इसी कारण से वे अधिकार आपके हैं माना जाएगा। दो प्रकार के अधिकार ये होते हैं। भूमि के स्वामी होने के कारण स्वाभाविक अधिकार आप कौन से प्राप्त करते हैं? आपकी जो भूमि है उससे जो सटी हुई भूमि है। अच्छा, भूमि दो प्रकार से सटी हुई हो सकती है। लिटरल यानी पार्श्विक, यानी ये आपकी भूमि है और ये दूसरे की ऐसे सटी हुई है। लिटरल जो आपके पड़ोसी की भूमि है ये लिटरल ढंग से आपकी भूमि से सटी हुई है, और उस भूमि से आपको सहारा प्राप्त करने का हक है। अर्थात वो अपनी भूमि को उस सीमा तक नहीं खोज सकता कि आपकी भूमि धंस जाए। ठीक है ना? क्योंकि लिटरली उसे आपकी भूमि को उस भूमि से सहारा ये प्राप्त करने का स्वाभाविक हक है, स्वाभाविक नेचुरल राइट है। ठीक है, लेकिन आप अपनी भूमि पर कोई भवन ये बना रहे हो, ठीक है, तो भवन की नींव आपको इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि उस भवन के उस भवन का जो वजन है वो आपकी भूमि सहन कर सके। अगर वो अपनी जमीन खोदता है और आपकी जमीन उसके खोदने के कारण नहीं बल्कि अपनी इमारत जो उस पर बनाई गई है उसके वजन के कारण धंस जाती है,
ठीक है, तो शिकायत करने का आपको कोई हक नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि सहारे का अधिकार ये नेचुरल राइट है, सहारे का अधिकार तो नेचुरल राइट है, लेकिन इमारत के लिए सहारा पाने का अधिकार ये ईजमेंट्री राइट है, या तो उसमें, ठीक है, ऐसा कोई सुखाधिकार आपकी ओर से अपनी भूमि पर स्वीकार किया हो कि वह आपकी भूमि पर बनी इमारत को सहारा देता रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई ईजमेंट आपके पक्ष में आ गया हो, तब तो वह अपनी भूमि को उस सीमा तक नहीं खोद सकता कि आपकी भूमि पर बना भवन ये गिर जाए। लेकिन ठीक है, अगर वह अपनी भूमि को इस प्रकार खोदता है कि आपकी भूमि को जो स्वाभाविक सहारे का अधिकार है उसमें कोई हस्तक्षेप होता है, तो आपको शिकायत करने का हक है, क्योंकि अचल संपत्ति के प्रति जो अकृत्य हैं ये दोनों तरह से किए जाते हैं। अगर कोई अचल संपत्ति के धारक के जो स्वाभाविक अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप करे तो भी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य होगा, और अगर कोई अचल संपत्ति के प्रति कोई सुखाधिकार अर्जित किया गया है उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो भी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य है, और तब क्षतिपूर्ति की जो कार्यवाही संस्थित की जाएगी वह उत्ताप की श्रेणी की होगी, न्यूसेंस की श्रेणी की होगी, और न्यूसेंस की कार्यवाही संस्थित करके आप क्षतिपूर्ति ये वसूल सकेंगे। और ये आपको शुरुआत में बताया गया कि उत्ताप और अतिचार इसके बीच अंतर क्या है। अतिचार एक्शनेबल पर से है और उत्ताप एक्शनेबल पर से नहीं है, यानी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य है। अगर अचल संपत्ति के धारक के नाते जो आपके स्वाभाविक अधिकार हैं या जो आपने ईजमेंट के तौर पर अर्जित कर लिए हैं उनमें कोई बाधा, उनमें कोई क्षति ये की जाती है और क्षति हो भी जाती है, उनमें कोई बाधा डाली गई और क्षति नहीं हुई तो कोई कार्यवाही नहीं, लेकिन बाधा डाली गई और क्षति हो भी गई तो न्यूसेंस की कार्यवाही ये संस्थित होगी, और फिर आप अचल संपत्ति के प्रति, ठीक है, अकृत्य के किए जाने की शिकायत इस प्रकार कि आपके जो स्वाभाविक अधिकार हैं और जो इजमेंटरी राइट है इनमें हस्तक्षेप करके आपके अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य किया गया है, शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अचल संपत्ति के स्वाभाविक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि आप अचल संपत्ति के धारक होने के कारण ये प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपकी किताबों में एक मुकदमा है, उसमें क्या हुआ है कि एक व्यक्ति जो वादी के तौर पर उस मुकदमे में वर्णित है वो ये शिकायत कर रहा है कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर खुदाई की है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी भूमि पर जो इमारत बनी थी वो गिर गई, और इमारत इसलिए गिर गई क्योंकि हमारी भूमि धंस गई, इसलिए हमें क्षतिपूर्ति इनसे दिलाई जानी चाहिए। काय के लिए? भूमि के धंसने के लिए, और इमारत गिर जाने के लिए, दोनों के लिए क्षतिपूर्ति इनसे हमें मिलनी चाहिए। जो साक्ष्य आया, जो सबूत आया, उस एविडेंस से यह साबित हुआ कि भूमि जिस पर इमारत बनाई गई थी, अगर यह अपनी भूमि पर खुदाई न करता, अगर यह अपनी भूमि पर खुदाई न भी करता तो भी धंसती, तो भी धंसती, ठीक है, लेकिन हो सकता है तब थोड़ा नुकसान इसे होता, लेकिन भूमि तब भी धंसती, ठीक है। हां, इसने खुदाई की, ठीक है, तो भूमि ज्यादा धंस गई, लेकिन भूमि धंसने के स्वभाव की थी, धंसने के स्वभाव की थी, इसलिए भूमि ज्यादा धंसी और इमारत गिर गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्षतिपूर्ति वादी को नहीं मिल सकती। क्यों क्यों नहीं मिल सकती?
इसलिए नहीं मिल सकती कि दो प्रकार के अधिकार आपको हो सकते हैं, एक स्वाभाविक अधिकार, दूसरा इजमेंट्री। स्वाभाविक अधिकार उसी सीमा तक, ठीक है, यह माना जा सकता है आपका जिस सीमा तक आपकी भूमि की जो वास्तविक स्थिति है इसको बनाए रखने के लिए दूसरे की भूमि से सहारा मिलना आवश्यक हो, उसी सीमा तक। ठीक है, आपकी भूमि की स्वाभाविक स्थिति क्या है? धंसने वाली है। आपकी भूमि की स्वाभाविक स्थिति कौन सी है? धंसने वाली है। उसने अपनी भूमि पर खुदाई की तो उसने आपकी भूमि पर इस प्रकार दबाव कहां डाला है जिससे यह कहा जा सके कि आपके स्वाभाविक अधिकार में हस्तक्षेप यह हुआ है। कहां हुआ है? भूमि तो धंसने के स्वभाव की थी और भूमि के स्वाभाविक अधिकार के नाते जो सहारे का अधिकार आपको मिला था, वह सहारे का अधिकार किस सीमा तक विस्तृत था? वह इसी सीमा तक विस्तृत था जिस सीमा तक आपकी अपनी भूमि अपनी स्वाभाविक अवस्था में बनाए रखने के लिए दूसरे की भूमि से सहारा प्राप्त कर सके, बस इसी सीमा तक तो विस्तृत था। इससे आगे आपको दूसरे की भूमि से सहारा प्राप्त करने का कोई अधिकार चाहिए तो फिर आपको उसका अर्जन करना होगा, चाहे चिरभोग के माध्यम से और चाहे वो तुम्हें अनुदान दे। ठीक है, संविदा के माध्यम से या लाइसेंस के माध्यम से वो अनुदत्त करे ना। स्वाभाविक अधिकार के नाते सहारा प्राप्त करने का जो स्वाभाविक अधिकार है वो तो बस इसी सीमा तक है, इससे आगे नहीं है। तो अगर आप स्वाभाविक अधिकार की शिकायत कर रहे हो, स्वाभाविक अधिकार के वायलेशन की, आप कहते हो इन्होंने अपनी भूमि पर खुदाई की और इसलिए हमारी भूमि धंस गई। एविडेंस कहता है कि अगर ये अपनी भूमि पर खुदाई न करते तो भी तुम्हारी भूमि धंसती। ठीक है, तब भी हां, तुम्हारा नुकसान तब कब होता, ठीक है, ये अलग बात हो सकती। भूमि तब भी धंसती। भूमि का जो धसाव है वो इस कारण नहीं है कि इन्होंने अपनी भूमि पर खुदाई की, तो भूमि के स्वाभाविक अधिकार इस नाते जब सहारे का अधिकार यह प्राप्त किया जाता है तो नो डाउट भूमि का जो स्वाभाविक अधिकार है, यानी भूमि के कब्जेदार के नाते जो आपका स्वाभाविक अधिकार है वो इस सीमा तक है कि आपकी भूमि की जो स्वाभाविक स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए पड़ोसी की भूमि से जितना सहारा यह प्राप्त करना जरूरी हो, उस सीमा तक पड़ोसी अपनी भूमि से सहारा नहीं हटा सकता। इस सीमा तक है आपका अधिकार। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप मांग कर रहे हो तो सुखाधिकार इस रूप में अर्जित करना पड़ेगा। वो आपने अर्जित किया नहीं, क्योंकि सुखाधिकार इसके माध्यम से सहारे का अधिकार जब अर्जित किया जाता है तो उसके अर्जन के तरीके भारतीय सुखाधिकार अधिनियम वहां दिए। वहां तो या तो चिरभोग के माध्यम से या अभिव्यक्त या परिलक्षित अनुदान इसके माध्यम से वो अधिकार अर्जित होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। तो सहारे का अधिकार ये आपका अतिलंघित हुआ, सहारे का अधिकार आपका वायलेट हुआ, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई कार्रवाई मान्य नहीं होगी। हमारे लिए जो सीखने की बात, हमारे लिए सीखने की बात सिर्फ इतनी है कि अचल संपत्ति के प्रति आपके दो प्रकार के अधिकार हैं। एक वे जो अचल संपत्ति का स्वामी होने के कारण आपको प्राकृतिक तौर पर प्राप्त है, नेचुरली आपको प्राप्त है, वे आपके भूमि के प्रति स्वाभाविक अधिकार है। उनका वायलेशन हो तो भी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य हुआ है यह कहा जाएगा। और दूसरे अधिकार वे हैं जो आपके स्वाभाविक अधिकारों से भिन्न श्रेणी के हैं, लेकिन आपकी अचल संपत्ति के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए वे न सिर्फ आवश्यक है, ठीक है, बल्कि उपयोगी भी है।
और वे अधिकार आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं होंगे। भूमि की आवश्यक प्रसंगति के रूप में, यानी भूमि आपके पास है इसलिए भूमि के इंसिडेंट के तौर पर आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उनका अर्जन आपको करना होगा। हां, एक बार आपने अर्जन कर लिया फिर उन अधिकारों में भी हस्तक्षेप होगा तो भी अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय माना जाएगा। यानी अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय दो श्रेणियों का हो सकता है, एक श्रेणी अतिचार की है और दूसरी श्रेणी उपताप की है। अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय जब अतिचार की श्रेणी का होता है तो उसमें कब्जे में उपभोग, ठीक है, सॉरी, कब्जे में विघ्न प्रत्यक्ष रूप से यह कारित किया जाता है। और जब अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय उपताप की श्रेणी का होता है तो अचल संपत्ति के उपभोग में बाधा डाली जाती है। और अचल संपत्ति के उपभोग में बाधा डालने का तात्पर्य, उसका अर्थ यह है कि अचल संपत्ति के स्वामी होने के नाते जो स्वाभाविक अधिकार अचल संपत्ति के संबंध में आपको मिले हुए हैं उनमें किसी प्रकार की बाधा डालना, या फिर अचल संपत्ति के स्वामी होने के कारण अचल संपत्ति के सुखपूर्ण उपभोग के लिए जिन अधिकारों का अर्जन आपने सुखाधिकार के रूप में कर लिया है उनमें किसी प्रकार की बाधा डालना, यह उपताप की श्रेणी का, ठीक है, अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय यह कहलाता है। क्योंकि अतिचार एक्शनेबल पर से है, स्वतःवाद योग्य अप्रत्यय है, इसलिए अगर कब्जे में विघ्न उत्पन्न करके प्रत्यक्ष बाधा यह डाली गई है जिसे अतिचार की श्रेणी का अप्रत्यय माना जाएगा, तो क्षति हुई हो न हुई हो, ठीक है, आप क्षतिपूर्ति की कार्रवाई करने के लिए सक्षम ये माने जाएंगे। लेकिन वे अधिकार जो भूमि के स्वामी के नाते आपने स्वाभाविक अधिकार के रूप में ये प्राप्त किए हैं या फिर भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए सुखाधिकार की श्रेणी में प्राप्त किए हैं, अगर इनमें कोई बाधा डालकर उसके भूमि के उपभोग को बाधित किया जाता है तब क्षतिपूर्ति की कार्रवाई सिर्फ तब हो सकेगी जब वास्तविक क्षति को साबित किया जाए। जब तक वास्तविक क्षति साबित नहीं होगी तब तक, ठीक है, अचल संपत्ति के प्रति इस श्रेणी का अप्रत्यय जो उपताप की श्रेणी का है मान्य नहीं होगा। ठीक है, यह स्थिति रहेगी। स्वाभाविक अधिकार, जैसे हमने उदाहरण दिया कि अचल संपत्ति का स्वाभाविक अधिकार है कि आप क्या हैं, सहारे का अधिकार, यह धारण करते हैं। सहारे का अधिकार ये किस सीमा तक आपको स्वाभाविक अधिकार के रूप में मिलता है? स्वाभाविक अधिकार के रूप में आपको सहारे का अधिकार उसी सीमा तक मिलता है कि आपके कब्जे की जो भूमि है उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उस स्थिति में उस भूमि को बनाए रखने के लिए जितना सहारा पड़ोसी की भूमि से जरूरी हो, संलग्न भूमि से जरूरी हो, सिर्फ उतना सहारे का अधिकार है। ये आप भूमि के स्वाभाविक अधिकार के नाते प्राप्त करते हो। अगर उस मुकदमे में यह साबित हुआ होता कि भूमि की स्वाभाविक प्रकृति धंसने की नहीं थी, आपने गड्ढा खोदा, इस वजह से धंसी, ठीक है, तब मुकदमे का निर्णय कुछ और होता और फिर यह माना जाता कि आपके द्वारा गड्ढा खोदना यह उपताप के, ठीक है, उपताप की श्रेणी की कार्यवाही है और फिर उपताप की श्रेणी की कार्यवाही जो आपने की इसलिए भूमि के धंसने के लिए और इमारत के गिरने के लिए, दोनों के लिए आप क्षतिपूर्ति देने के दायी होते क्योंकि आपने स्वाभाविक अधिकार में हस्तक्षेप किया और उससे क्षति हुई। ठीक है, सहारे का जो स्वाभाविक अधिकार है आपको वो किस सीमा तक है? सिर्फ इस सीमा तक कि आपकी भूमि की अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसे उसी स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखने के लिए जितना सहारा पड़ोसी की संलग्न भूमि से चाहिए, सिर्फ उतना सहारा, उससे ज्यादा सहारा प्राप्त करने का स्वाभाविक अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, स्वाभाविक अधिकार नहीं, आप ये मांग नहीं कर सकते कि आपकी भूमि पर जो इमारत बनी है उसकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सहारा वो अपनी भूमि पर बनाए रखे, अर्थात अपनी भूमि पर कोई ऐसा काम ना करे ताकि आपकी भूमि पर बनी इमारत गिरे ना।
इमारतों को सहारा देने का स्वाभाविक अधिकार नहीं है, किंतु भूमि को स्वाभाविक अवस्था में बनाए रखने का स्वाभाविक अधिकार है। और इस प्रकार के स्वाभाविक अधिकार में हस्तक्षेप एक अकृत्य माना जाएगा और यह वाद योग्य अकृत्य होगा। यदि क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की कार्यवाही चलेगी। हां, इमारत के प्रति सहारे का अधिकार यह भी हो सकता है, लेकिन यह सुखाधिकार की श्रेणी का होगा। और इमारत के प्रति सहारे का अधिकार आपको तभी मिलेगा जबकि आप यह साबित करें कि आपने व्यक्त या अव्यक्त अनुदान के माध्यम से या चिरभोग के माध्यम से या रूढ़ि के माध्यम से इमारत के प्रति सहारे का अधिकार यह भी अर्जित कर लिया। और अगर आपने ऐसा साबित कर दिया तो डेफिनेटली आप अधिष्ठायी संपत्ति के स्वामी हो गए। सुखाधिकार की भाषा में, जो सुखाधिकार अधिनियम है उसकी भाषा में, वह संपत्ति जिसके लाभपूर्ण उपभोग के लिए कोई अधिकार विद्यमान होता है उसे अधिष्ठायी संपत्ति या डोमिनेंट हेरिटेज, और जिस पर इस अधिकार का भार होता है उस संपत्ति को अनुसेवी संपत्ति या सर्विएंट हेरिटेज ये कहते हैं। और स्वयं इस अधिकार को ईजमेंट या सुखाधिकार ये कहते हैं। और अगर आपने ये अधिकार अर्जित कर लिया है कि आपकी भूमि पर जो इमारत बनी हुई है उसे सहारे का अधिकार सुखाधिकार के रूप में यह आपको प्राप्त हो गया है, तो संलग्न भूमि के स्वामी का निश्चित तौर पर यह कर्तव्य है कि वह आपके इस अधिकार का सम्मान करे और अपनी भूमि पर कोई ऐसा काम न करे जिससे आपकी इमारत को कोई खतरा ये पैदा हो। और फिर अगर वो ऐसा करता तो भी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य है। तो हमने पहले भी कहा कि अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य ये दो श्रेणियों में विभाजित हो सकता है। एक अचल संपत्ति के जो स्वाभाविक अधिकार हैं उनके उपभोग में बाधा डालकर, और दूसरा अचल संपत्ति के प्रति जो सुखाधिकार अर्जित कर लिए गए हैं उनके उपभोग को बाधित करके। दोनों ही दशाओं में अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य ये जन्म ले सकता है, और अचल संपत्ति के प्रति जो सुखाधिकार अर्जित हुए हैं उनके उपभोग में बाधा डालने पर मुकदमे का हक यह आपको कहां से मिलता है? इंडियन ईजमेंट एक्ट, हमने आपको बात बताया था कि धारा 32 से लेकर 36 या 37 तक यह अधिकार विस्तृत है, वहां यह कहा गया है। लेकिन 32 से 36 या 37 तक जो कार्यवाही की जाएगी वो होगी कौन सी? अप्रत्यात्मक कार्यवाही है। वो है कौन सी कार्यवाही? अप्रत्यात्मक कार्यवाही है। टॉर्टियस लाइबिलिटी से संबंधित कार्यवाही है जो ईजमेंट एक्ट के धारा 32 से लेकर 36 तक या 37 तक की जाएगी। उसका नेचर क्या है? उसका नेचर टॉर्टियस है। और टॉर्ट में वह कार्यवाही अचल संपत्ति के प्रति किए गए अकृत्य की श्रेणी की है, और प्रकृति से कैसी है? न्यूसेंस की प्रकृति की है। ठीक है, भूमि के स्वाभाविक अधिकार के रूप में नहीं, लेकिन भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के सुखाधिकार के तौर पर आप अपनी भूमि पर मौजूद इमारतों को पड़ोसी की भूमि से सहारा प्राप्त करने के अधिकार को भी अर्जित कर सकते हैं। और यदि आपने कर लिया तो वो अपनी भूमि पर ऐसा कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा जिससे आपकी भूमि पर बने इमारत को मिलने वाले सहारे में कमी आ जाए। आपकी भूमि पर जो इमारत है उसे दूसरे की इमारत से सहारा प्राप्त करने का अधिकार यह भी पा सकते हैं। आपकी भूमि पर जो इमारत बनी वो भी तो अचल संपत्ति है आपकी, उसे सहारा प्राप्त करने का अधिकार यह पड़ोसी की भूमि से मिल जाए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह भी सुखाधिकार के तौर पर आपको मिलेगा। यह स्वाभाविक अधिकार नहीं है भूमि का। ठीक है, अगर आप अपनी भूमि पर मौजूद इमारत को पड़ोसी की इमारत से सहारा देने का अधिकार ये चाहते हैं तो इसका अर्जन आपको सुखाधिकार के रूप में करना पड़ेगा, या वो आपको यह अधिकार अनुदत्त कर दे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर एक बार आपको यह अधिकार मिल गया कि आप अपनी इमारत को पड़ोसी की भूमि पर मौजूद इमारत से सहारा दें, ठीक है, तो फिर
ये अधिकार आपको मिल चुका और इसमें अगर कोई बाधा डाली जाती है तो अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य ये जन्म लेगा और यह अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य माना जाएगा। एक भवन स्वामी ने कई सारे भवन बनाए हैं तो सारे भवनों को एक दूसरे से सहारा प्राप्त करने का अधिकार यह होता है। यानी भवन को भवन से सहारा प्राप्त करने का अधिकार ये या तो सुखाधिकार के तौर पर आपको अर्जित करना पड़ेगा या इस अधिकार का अनुदान आपको ये किसी प्रकार हुआ हो तभी ये माना जाए। भूमि का स्वाभाविक अधिकार नहीं है, लेकिन अगर एक बार मिल गया तो इस अधिकार में बाधा यदि डाली जाती है तो इसे क्या माना जाएगा? अकृत्य माना जाएगा और ये अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य की श्रेणी का ही अकृत्य ये माना जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक अधिकार अपनी भूमि को स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक सहारा यह प्राप्त करने का स्वाभाविक अधिकार है आपको। जल के संबंध में देखें कि आपके स्वाभाविक अधिकार कौन से हो सकते हैं और आपके ईजमेंट्री राइट ये कौन से हो सकते हैं, क्योंकि चाहे ईजमेंट्री राइट इसमें बाधा पड़े और चाहे भूमि के स्वाभाविक अधिकार में बाधा ये पड़े। ठीक है, अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य माना जाएगा। अचल संपत्ति के कब्जे में बाधा पड़ेगी, अतिचार की श्रेणी का अकृत्य। अचल संपत्ति के प्रति अकृत्यकर्ता ने किया है यह कहा जाएगा। और अचल संपत्ति के स्वाभाविक अधिकार जो हैं, जो अचल संपत्ति के स्वामी होने के नाते आप प्राप्त कर लेते हैं या अचल संपत्ति के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए दूसरे की संपत्ति पर अनुदान के माध्यम से, सुखाधिकार के माध्यम से, रूढ़ या प्रथा के माध्यम से कोई अधिकार आप अर्जित कर लेते हैं तो वो सुखाधिकार के रूप में यह माना जाएगा और उसमें बाधा यदि डाली जाती है तो भी वो अचल संपत्ति के प्रति उपताप की श्रेणी का अकृत्य यह माना जाएगा और दोनों दशाओं में कार्यवाही मान्य होगी। ठीक है, तो अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य केवल अतिचार की श्रेणी का नहीं हो सकता, अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य उपताप की श्रेणी इसका भी हो सकता है। और अचल संपत्ति के प्रति उपताप की श्रेणी का अकृत्य जब किया जाता है तो किस रूप में? या तो स्वाभाविक अधिकारों में बाधा ये डाली जाती है और या सुखाधिकारों में बाधा ये डाली जाती है। स्वाभाविक अधिकार वे होते हैं जो भूमि के स्वामी के तौर पर भूमि की आवश्यक प्रसंगति, भूमि की आवश्यक इंसिडेंट, भूमि पर मौजूद एक सुविधा इस रूप में आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जो नदी किनारे की भूमि का स्वामी है, नदी का उपभोग करने का उसका नेचुरल राइट है, वो उसकी भूमि पर मौजूद एक ऐसी प्रसंगति है जो उसके लाभ के लिए भगवान ने वहां पैदा कर दी है। ठीक है, तो जो लाभ भगवान ने किसी को दे दिया, ठीक है, वो उसका उपभोग करने का अधिकारी है स्वाभाविक रूप से। ये भूमि का स्वाभाविक अधिकार है। भूमि हमारे पास है तो स्वाभाविक अधिकार है कि हमारी भूमि अपनी स्वाभाविक अवस्था में बनी रहे, इसके लिए तुम्हें अपनी भूमि पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे मेरी भूमि की स्वाभाविक स्थिति में बदलाव है। हां, यह अधिकार सिर्फ भूमि तक सीमित है। भूमि पर मौजूद इमारत तक यह अधिकार अगर हम विस्तृत करना चाहते हैं तो फिर हमें ईजमेंट यह अर्जित करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ठीक है, तो जल के संबंध में स्वाभाविक अधिकार ये देखें, अगर कोई ऐसा तटीय भूमि का स्वामी है, यदि कोई व्यक्ति तटीय भूमि का स्वामी है तो वो स्वाभाविक अधिकार के नाते, क्योंकि वो तटीय भूमि का स्वामी है, उसकी भूमि पर तट मौजूद है। ठीक है, और वो तट चाहे उतार चढ़ाव वाली नदी का हो, उतार चढ़ाव वाली नदी यानी जिसमें हाई टाइड ये आता रहता है, यानी ज्वार भाटा आता रहता है, कभी नदी बढ़ती है कभी घट जाती है, चाहे वो ऐसी नदी हो और चाहे सिंपल नदी हो, चाहे जैसी नदी हो। अगर वो
तटीय भूमि का स्वामी है तो उसका नेचुरल राइट है, स्वाभाविक अधिकार है कि वह उस तट पर मौजूद जो जलधारा है वो नदी के स्वरूप की है, उतार चढ़ाव वाली नदी के स्वरूप की है या सामान्य नदी के स्वरूप की, किस स्वरूप की इससे मतलब नहीं। इसकी भूमि के किनारे जो नदी मौजूद है उसके जल का इस प्रकार उपभोग करे मानो ये इसका प्राइवेट जलाशय है, बस केवल इसे इस जलाशय पर बांध बनाकर इस जल को रोक लेने का कोई हक ये नहीं होगा। लेकिन वह नदी के जल का स्वाभाविक उपभोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, घरेलू जिस प्रयोजन से करना चाहे उस प्रयोजन से कर सकता है, एक उचित मात्रा तक। यानी उचित मात्रा मतलब यो जितनी जरूरत है उतना, आप बर्बादी थोड़े करेंगे। हां, इसमें वो जल को प्रदूषित करने का हक नहीं रखता। अच्छा, प्रदूषण ये क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन को समझ लेना चाहिए। प्रदूषण का अर्थ होता है, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, चाहे भूमि का प्रदूषण हो, कैसा भी प्रदूषण हो। प्रदूषण का अर्थ है कुछ ऐसे पदार्थ की मिलावट जिससे जल या वायु, उसकी जो गुणवत्ता है वह इस प्रकार परिवर्तित हो जाए कि उस जल या वायु का जो स्वाभाविक उपभोग है वो न हो सके। आप चाहे जल में, चाहे वायु में, चाहे भूमि में कुछ भी ऐसा मिलाते हैं जिससे जल, वायु या भूमि, इसकी गुणवत्ता यह प्रभावित हो जाती है। और गुणवत्ता प्रभावित इस श्रेणी तक हो जाती है कि जल, वायु या भूमि, इसका जो स्वाभाविक उपभोग है इसमें बाधा ये पड़ जाती है। उसका स्वाभाविक उपभोग ये फिर नहीं हो सकता। स्वाभाविक उपभोग पर बाधा यानी क्षति ये होने लगती है। तो फिर आपने प्रदूषण किया है ये कहा जाता है। आपने वायु में धुआं इस सीमा तक मिला दिया कि उस धुएं के कारण वायु का जो स्वाभाविक उपभोग है सांस लेने के प्रयोजनों से, उसके लिए वह उपयोगी नहीं रह गई है। आपने वायु प्रदूषण किया है। आपने जल में कुछ ऐसा मिला दिया जिसके कारण से जल का जो स्वाभाविक उपभोग है वो अब नहीं हो सकता। पीने के लिए, नहाने के लिए, मछली पालन के लिए उसका उपभोग नहीं हो सकता। जल प्रदूषण ये आपने किया है, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि काहे के लिए, सुनाई दे। ध्वनि का स्वाभाविक उपभोग क्या है, श्रवण की शक्ति के अनुकूल बने रहना, यही भूमि का स्वाभाविक उपभोग है, वो ध्वनि का स्वाभाविक उपभोग है। आपने ध्वनि में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे वह इस श्रेणी की बन गई कि वह आप सुने जाने के योग्य बची नहीं। उसे सुनिए तो सिर में दर्द हो रहा है। आपने ध्वनि प्रदूषण किया है। तो प्रदूषण, पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन मीनिंग देयर बाय, व्हाट इज द पॉल्यूशन। आप किस बात को पॉल्यूशन कहते हैं, किस फैक्ट सिचुएशन को आप पॉल्यूशन कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन का मतलब है किसी भी सबस्टेंस को, ठीक है, इस स्तर तक मिलावटी सबस्टेंस बना देना कि वह सबस्टेंस, उसका जो नेचुरल यूज है उस रूप में उसका यूज ये न हो पाए, आपने पॉल्यूशन किया है, ये कहा जाएगा। इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे आपने वायु, उसमें धुआं इस श्रेणी तक मिला दिया, उसमें धूल इस श्रेणी तक मिला दिया आपने कि अब वायु श्वास लेने के योग्य नहीं बची। आप कहते हैं मास्क लगाइए क्योंकि धूल बहुत है, तो धूल की मिलावट है ना वायु में, इसलिए वो वायु सांस लेने के योग्य नहीं बची। आपने प्रदूषण किया है। तो जो तटीय भूमि के स्वामी हैं उनका स्वाभाविक नेचुरल राइट है
कि वह भूमि का वो अपनी भूमि के निकट स्थित जलधारा का प्राइवेट जलाशय के तौर पर उचित रूप से उपभोग कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई बाधा ये पैदा की जाएगी तो अतिलंघन की दशा में क्षतिपूर्ति की कार्यवाही ये मान्य होगी। ठीक है, ऐसा जल जो अप्राकृतिक जलधारा में है, अप्राकृतिक जलधारा है, प्राकृतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक जलधारा है। अप्राकृतिक जलधारा कौन सी होती? जैसे खेत में पाइप डालते हो तो वो अप्राकृतिक जलधारा है। पाइप से जा रहा है जल, बह रहा है पाइप में, तो जलधारा तो ही है। बट पाइप में बह रहा है तो मैनमेड है। ठीक है ना? अप्राकृतिक जलधारा, अगर कोई ये इसके संबंध में, अप्राकृतिक जलधारा के संबंध में जो जलधारा का निर्माता है, इसके जो अधिकार होते हैं ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसने जलधारा का निर्माण स्थायी तौर पर किया है या अस्थायी तौर पर किया है। ठीक है, स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर। अगर नाली में, नहर में वो जल बहा रहा है तो उसने स्थायी तौर पर किया, अस्थायी तौर पर किया है तो कोई बात नहीं। अगर स्थायी तौर पर हुआ है तो किसी व्यक्ति को यह हक है कि वह सुखाधिकार के तौर पर अप्राकृतिक जलधाराओं में बहने वाले, ठीक है, जल का अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए उपभोग करने का अधिकार यह अर्जित कर सकता है अगर स्थायी अप्राकृतिक जलधारा, ठीक है, इसके रूप में कोई जल मौजूद है तो वह स्थायी अप्राकृतिक जलधारा जिसके द्वारा निर्मित की गई है और जिसकी भूमि से होकर जा रही है, इन दोनों के विरुद्ध आप एक सुखाधिकार अर्जित कर सकते हैं कि आप अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए इस अप्राकृतिक जलधारा से जल लें। ये सुखाधिकार के तौर पर आप अर्जित कर सकते हैं। और ये अगर आपको अर्जित हो गया, आपका स्वाभाविक अधिकार नहीं है, अप्राकृतिक जलधारा के प्रति आपका कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है, लेकिन अप्राकृतिक जलधारा के प्रति भी अगर आपने सुखाधिकार के तौर पर, और सुखाधिकार आप जानते हैं चिरभोग के आधार पर प्राप्त हो जाएगा, व्यक्ति या व्यक्ति अनुदान के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर यह प्राप्त हो जाएगा। सुखाधिकार के तौर पर आपने कोई अधिकार अर्जित कर लिया है तो आप दोनों के खिलाफ अगर उनके द्वारा इस सुखाधिकार में कोई बाधा यह पैदा की जाती है तो अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य ये मानते हुए उपताप की प्रकृति की कार्यवाही संस्थित करके और क्षति का होना साबित करके क्षतिपूर्ति की रकम वे वसूल सकते हैं। भूमि के स्वाभाविक अधिकारों में, ठीक है, यानी अचल संपत्ति के स्वाभाविक अधिकारों में या अचल संपत्ति के प्रति सुखाधिकार के रूप में अर्जित अधिकारों में हस्तक्षेप करके भी अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य किए जाते हैं। और यदि ऐसा होता है तो आप उपताप की श्रेणी की कार्यवाही यह संस्थित करके क्षतिपूर्ति की मांग यह कर सकते हैं। स्वाभाविक अधिकार कौन से हैं? जो भूमि के स्वामी होने के नाते आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, सिर्फ भूमि के स्वामी होने के नाते। और सुखाधिकार कौन से हैं? उनका अर्जन आपको करना पड़ता है। तटीय भूमि के स्वामी का स्वाभाविक अधिकार है उसकी तट पर मौजूद प्राकृतिक जलधारा का उपभोग करने का, लेकिन अप्राकृतिक जलधारा के संबंध में किसी का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है। लेकिन अप्राकृतिक जलधारा के संबंध में सुखाधिकार के आधार पर अधिकारों का अर्जन यह हो सकता है। और यदि ऐसा होता है और फिर उनमें कोई बाधा डाली जाती है तो इस सुखाधिकार में हस्तक्षेप के कारण अचल संपत्ति के प्रति किए गए अकृत्य के रूप में वाद योग्य अकृत्य होगा। जो भूमिगत जल है, अगर वो, देखिए भूमिगत जल दो प्रकार का है। एक भूमिगत जल निश्चित धारा में बह रहा है,
और एक भूमिगत जल कैसा है, फैला हुआ है। वो भूमिगत जल निश्चित जलधारा में नहीं है। निश्चित जलधारा में भूमिगत जल आप वहां देखते हैं रेगिस्तानों में, नदी निकली जमीन में घुस गई, थोड़ी दूर जाके फिर प्रकट हो गई, फिर जमीन में घुस गई। ये भूमिगत जल है। और आप जो जल टिल्लू से निकालते हैं, जो जल आप सबमर्सिबल पंप से निकालते हैं, जो जल आप कुएं से निकालते हैं, वह निश्चित जलधारा में नहीं है। वो भूमि में नीचे है, बस निश्चित जलधारा में नहीं है। तो भूमिगत जल अगर निश्चित जलधारा में है तो उसका स्वामी, वो भूमि का स्वाभाविक अधिकार है, वो स्वाभाविक अधिकार है। और उस भूमिगत जल का स्वामी वही है जो भूमि की सतह का मालिक है। यानी अगर, अब चूंकि नेचुरल राइट है, स्वाभाविक अधिकार है, तो अगर आप अपनी भूमि पर कुछ ऐसा करें जिससे उसकी भूमिगत जल में कमी आ जाए, तो उपताप की कार्रवाई की जाएगी उसके द्वारा, क्योंकि आपने अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय किया है। भूमिगत जल उसकी भूमि की स्वाभाविक आकस्मिकता है, वो नेचुरल इंसिडेंट है, उसकी भूमि के नीचे है, निश्चित जलधारा में बह रहा है। क्योंकि वो निश्चित जलधारा में बह रहा है, इसलिए आप अगर अपने घर में कोई ऐसा तालाब ये खोदें जिससे उस भूमिगत जलधारा से जल रिसकर तालाब में आ जाए और उसकी भूमिगत जलधारा में कमी आ जाए, और इसके कारण से वो कोई उपक्रम, कोई उद्योग, कोई व्यापार ये चला रहा हो, उसमें नुकसान हो जाए, तो न्यूसेंस के आधार पर वो कार्यवाही कर सकता है। और न्यूसेंस के आधार पर कार्यवाही करने की दशा में क्षतिपूर्ति का अधिकारी और साथ साथ इंजंक्शन लाकर आपको अपनी जमीन पर उस प्रकार की कार्यवाही करने से रोक ये भी सकता है। तो ये अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय ये माना जाएगा। लेकिन भूमिगत जल अगर किसी निश्चित जलधारा में नहीं, तो इसके प्रति न तो कोई सुखाधिकार अर्जित होता है और ना ही ये भूमि का स्वाभाविक अधिकार है, दोनों ही नहीं है। यानी आपने, हमारे घर में भी कुआं खुदा हुआ है, आपके घर में भी कुआं खुदा है, आपने अपने कुएं को ज्यादा गहरा किया, हमारा कुआं सूख गया, कोई कार्रवाई माने नहीं, क्योंकि अचल संपत्ति के प्रति कोई अप्रत्यय हुआ ही नहीं। अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्यय दो प्रकार से हो सकते थे, या तो भूमि के स्वाभाविक अधिकार, इसमें हस्तक्षेप होता, या भूमि के प्रति जो सुखाधिकार अर्जित किया गया उसमें कोई हस्तक्षेप होता, या भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप होता। ठीक है, भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप होता, अतिचार की श्रेणी की कार्यवाही संस्थित होती। भूमि के स्वाभाविक अधिकारों में हस्तक्षेप होता या सुखाधिकारों में हस्तक्षेप होता, उपताप की श्रेणी की कार्यवाही यह संस्थित होती। ठीक है, कब्जे में हस्तक्षेप हमने आपके किया नहीं भाई, हमने तो अपने जमीन पर कुआं खोदा। ठीक है, स्वाभाविक अधिकार आपका था नहीं उस जल पर जो भूमिगत है, क्योंकि वो तो सबकी भूमि में विस्तृत है। जो निश्चित जलधारा में बह रहा है वो तो आप ही की भूमि पर है, भूमिगत जल तो सब जगह है, तो आपका कोई स्वाभाविक अधिकार उस पर था नहीं। और ईजमेंट भी आप अर्जित ऐसे जल पर कर नहीं सकते थे, क्योंकि ईजमेंट आप काहे पर अर्जित कर सकते थे, अप्राकृतिक जलधारा पर, जो मैन मेड थी उस पर आप ईजमेंट अर्जित कर सकते थे, यहां तो ईजमेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई हमने आपके अधिकारों में वायलेशन ही कहा किया, भले ही आपका बहुत नुकसान हो गया हो, इससे क्या मतलब। और ये चीजें आपको बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन यही वो चीज है जो समाज में लोग खूब पूछा करते हैं। उन्हें कहीं उनकी जमीन पे ये हुआ, हमारी जमीन में पानी भर गया, क्या हमें कोई रिलीफ प्राप्त होगी, हमें कोई अनुतोष प्राप्त होगा, क्या हमें स्टे मिल जाएगा कि ये अपनी जमीन पर ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारी जमीन पर पानी भरे, मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सवाल है। उन्होंने कहा इनके खेत में से पानी बहता है, हमारे खेत में आता है, हमारे खेत में फसल ही नहीं होती, कोई कार्रवाई हो सकती नहीं हो सकती। अब अगर आपको यह नहीं पता है कि कोई
ईजमेंट अगर इन्होंने अर्जित किया है कि ये अपनी भूमि से हमारी भूमि पर जल नहीं बहाएंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर ईजमेंट नहीं है तो ये तो हर आदमी का स्वाभाविक अधिकार है कि उसकी भूमि पर जो जल मौजूद है, ठीक है, वो भूतल का जल होने के कारण। देखिए अभी हम लोगों ने कहां पे बात की, हम लोगों ने भूमिगत जल पर बात की, हमने तटीय जल की बात की, ठीक है ना, हमने अप्राकृतिक जलधारा में बहने वाले जल की बात की, और अब हम भूतल के जल की बात कर रहे हैं। भूतल का जल ये कौन सा माना जाता है? बरसात से जो पानी बरसता है और आपकी जमीन पर गिर जाता है, वो भूतल का जल है। या झरना जब गिरता है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो पानी की जलधारा गिरती है और वो जमीन पर फैल जाता है पानी, वो भूतल का जल है। और भूतल के जल के बारे में नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह हक है कि वह अपनी जमीन पर बहने वाले ठीक है, आ जाने वाले जल को स्वाभाविक गति से बह जाने दे। किसी को नुकसान होता है तो हो जाए, ठीक है, लेकिन स्वयं बहकर पानी अगर किसी की भूमि पर नहीं जा सकता और आप उस पानी को दूसरे की भूमि पर भेज रहे हैं, जो पानी स्वयं बहकर दूसरे की भूमि पर नहीं जा सकता था, उस पानी को आप दूसरे की भूमि पर भेज रहे हैं, तो ऐसा आप सुखाधिकार के नाते ही कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको सुखाधिकार है और आपने उसके यहां भेजा, तो फिर आपने उसके स्वाभाविक अधिकार में हस्तक्षेप किया है, क्योंकि उसे भी अपनी भूमि का स्वाभाविक उपभोग करने का हक है, ठीक है, आपने उसके स्वाभाविक अधिकार में हस्तक्षेप किया है और अब वो कार्रवाई करने का हकदार है। लेकिन अगर आपने सुखाधिकार अर्जित कर लिया है तो कार्रवाई करने का हकदार नहीं है। उसने सुखाधिकार अर्जित कर लिया है कि तुम उसकी भूमि पर पानी नहीं बहाओगे, भले ही तुम्हारी भूमि पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे नीचे की भूमियों पर बहा देने का स्वाभाविक अधिकार है तुम्हें, लेकिन तुम नहीं बहाओगे, ऐसा उसने सुखाधिकार अर्जित कर लिया तो तुम नहीं बहाओगे। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हमारे खेत में जो पानी भरा है दूसरे की तरफ, ठीक है, चला गया और इसके कारण से उसे क्षति हो गई, हमारे ऊपर मुकदमा वो कर सकता है या नहीं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या भूतल का जल बहकर गया है, और भूतल का जल जो बहकर गया वो स्वाभाविक रूप से बहकर गया या इन्होंने बहाया। अगर इन्होंने बहाया है तो इन्हें सुखाधिकार होना चाहिए, अपने आप बहकर गया तो ये नेचुरल बात है, अपने आप बहकर गया ये रोकना चाहते तो इन्हें सुखाधिकार होना चाहिए। तो इन चीजों के प्रैक्टिकल मतलब होते हैं, इनके व्यवहारिक अर्थ हैं, ठीक है ना। तो भूमिगत जल ये निश्चित जलधारा में तो नेचुरल राइट है, ठीक है ना। तटीय जलधारा है, ठीक है, आप तटीय भूमि के स्वामी, नेचुरल राइट है, इसमें हस्तक्षेपों का वाद योग्य प्रत्यय है। और अगर भूमिगत है जल और निश्चित जलधारा में नहीं है, कोई ना तो ईजमेंट्री राइट है ना नेचुरल राइट है, ठीक है, भूतल का जल है, कोई अधिकार, ठीक है, किसी को नहीं है, वो नेचुरल ढंग से बहकर दूसरे की भूमि पर जाता है, कोई शिकायत करने का हक किसी को नहीं है। लेकिन आप ऐसा जल बहा रहे हैं जो कि नेचुरली नहीं बह सकता, तो सुखाधिकार चाहिए आपके पक्ष में, नहीं है आप पर मुकदमा होगा, क्योंकि आप दूसरे के अचल संपत्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बहकर जाने वाले जल को वो रोकना चाहता है, उसमें सुखाधिकार चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वायु और प्रकाश के सुखाधिकार ये आपने देखे हैं, वायु और प्रकाश के सुखाधिकार, वायु और प्रकाश का नेचुरल राइट ये होता ही नहीं, वायु और प्रकाश का कोई नेचुरल राइट नहीं है, वायु और प्रकाश का नेचुरल राइट नहीं है। मीनिंग देयर बाय आप ये कहने के हकदार नहीं हो कि दूसरे की भूमि पर जो हवा और प्रकाश स्वाभाविक रूप से मौजूद है, उस हवा और प्रकाश को हमारी भूमि पर आने से
ये न रोकें, ये कहने का कोई हक आपको नहीं है। देखिए, हवा और प्रकाश कहते हैं प्रकृति से बहने वाले हैं, उन्हें आप रोक दोगे तो अलग बात है, अन्यथा वो नेचुरली बहेंगे। उनकी प्रकृति कैसी है? बहने वाली है। तो आप ये कहने का नेचुरल राइट नहीं रखते हो कि दूसरे की भूमि पर जो हवा और प्रकाश है वो उसे बहने से न रोके। रोक सकता है, रोक सकता है, आप कुछ कहने के हकदार नहीं हो। वायु और प्रकाश, इसका अधिकार स्वाभाविक अधिकार के तौर पर अर्जित नहीं होता। आपको यह मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि स्वाभाविक अधिकार और इजमेंटरी राइट दोनों में हस्तक्षेप अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य यह माना जाएगा, उत्ताप की श्रेणी का माना जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको नेचुरल राइट है? क्या नेचुरल राइट आपको नहीं है? यह मालूम होना चाहिए। क्या आप ईजमेंट के तौर पर प्राप्त कर सकते हो और किस सीमा तक प्राप्त कर सकते हो, यह मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश और वायु, इसको स्वाभाविक अधिकार के तौर पर आप प्राप्त नहीं करते। यानी आपकी भूमि पर आपको यह कहने का कोई हक नहीं है कि आपका पड़ोसी अपनी भूमि पर मौजूद प्रकाश और वायु को आपकी भूमि पर बहकर आने से न रोके। वो रोक सकता है, बिल्डिंग बनाएगा अपने यहां। आपके घर में अंधेरा होता है तो हो जाए, आपके घर की हवा रुकती है तो रुक जाए, इससे कोई मतलब नहीं। भाई, उसकी भी तो स्वाभाविक अधिकार है भूमि के, ठीक है, मालिक होने के कारण से वो अपनी भूमि पर मौजूद प्रकाश और वायु का उपयोग कर रहा है, वो आपके यहां नहीं आने दे रहा, तो कोई क्या करे? या तो आप प्रकाश और वायु का अधिकार सुखाधिकार के रूप में अर्जित करो, और प्रकाश और वायु का सुखाधिकार कैसे अर्जित होता है? आप एक निश्चित मार्ग से अपनी भूमि पर प्रकाश और वायु, ये पड़ोसी की भूमि से आने का अधिकार ये रखते हो। अब आपका सुखाधिकार, यानी जैसे निश्चित मार्ग, खिड़की लगी हुई है आपके यहां, आपके घर में खिड़की लगी है, और उस खिड़की से होकर पड़ोसी की भूमि से प्रकाश और वायु आ रहा है। अब यह आपका सुखाधिकार हो सकता है। कब? यह या तो अनुदान के माध्यम से वो अनुदत्त कर दे आपको यह अधिकार, यह चिरभोगाधिकार, इसके आधार पर आप अर्जित कर लो यह अधिकार। ठीक है, और अगर ना तो आपने चिरभोगाधिकार इससे अर्जित किया है इस अधिकार को, ना उसने आपको यह अधिकार दिया है, तो स्वाभाविक अधिकार के नाते उसकी भूमि से प्रकाश और वायु आपकी भूमि पर आए, इस ढंग का कोई अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, इस ढंग का स्वाभाविक अधिकार आपको नहीं है। बहुत रेयर न्यायालय ने इस अधिकार को भी मान्यता दी है, बहुत रेयर। न्यायालय ने कहा है कि अगर स्थिति यह है कि व्यक्ति के पास न तो सुखाधिकार है और न उसने प्रकाश और वायु एक निश्चित मार्ग से लेने का अधिकार पड़ोसी को अनुदत्त किया है, दोनों ही बातें नहीं, लेकिन अगर पड़ोसी की भूमि, इस पर जो प्रकाश और वायु मौजूद है, उस प्रकाश और वायु के साथ रहा ही नहीं जा सकता, रहा ही नहीं जा सकता, अस्वास्थ्यकर है, मानव से कल्पना नहीं की जा सकती कि वो उतने प्रकाश और वायु में रहे, तो फिर पड़ोसी को रोका जा सकता है कि आप अपनी भूमि पर, यद्यपि कोई सुखाधिकार इनके पक्ष में नहीं है, यद्यपि कोई नेचुरल राइट इनके पास नहीं है कि वो अपनी भूमि पर आने वाले प्रकाश और वायु को इनकी ओर जाने से न रोके, ऐसा कोई हक नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि रहना ही नहीं हो सकता, इसलिए इस रेयर स्थिति में यह अधिकार मान्य हो सकता, अन्यथा सामान्य तौर पर किसी को स्वाभाविक अधिकार यह नहीं है कि उसका पड़ोसी अपनी भूमि पर मौजूद प्रकाश और वायु को उसके यहां आने से न रोके। रोक सकता है, यह आपका स्वाभाविक अधिकार नहीं। हां, ईजमेंटरी राइट के तौर पर यह अर्जित किया जा सकता है।
और ईजमेंटली राइट के तौर पर यह अधिकार सामान्य तौर पर अर्जित नहीं किया जा सकता। आपने इंडियन ईजमेंट एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाश और वायु के अधिकार को अर्जित करने के लिए क्या निश्चित खिड़की, निश्चित मार्ग होना चाहिए, निश्चित मार्ग होना चाहिए। उसी मार्ग से होकर प्रकाश और वायु का सुखाधिकार यह अर्जित किया जा सकता है। और प्रकाश या वायु के सुखाधिकार में अगर बाधा, अगर अर्जित हो गया सुखाधिकार, अगर अर्जित हो गया आपको प्रकाश और वायु का, और फिर कोई बाधा ये डाली गई है, ठीक है, तो फिर कोई बाधा डाले जाने की दशा में आप अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्य की कार्यवाही ये संस्थित कर सकते हैं, जो कि उपताप की श्रेणी की होगी और आपको अनुतोष ये दिया जाएगा। इंडियन ईजमेंट एक्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो यह भी देखा था कि प्रकाश और वायु इसके सुखाधिकार में बाधा किस क्षण मान ली गई थी। प्रकाश और वायु पूरी तरह बंद हो गई हो, ठीक है, तब क्षति मानी गई हो, बाधा मानी गई हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था प्रकाश और वायु का सुखाधिकार अगर किसी के पास है, और प्रकाश और वायु में इस सीमा तक कमी की गई है कि सुख सुविधा यह प्रभावित हुई है, अर्थात ये ठीक है कि आदमी को बीमारी कोई नहीं लगी, लेकिन उसकी सुख सुविधा प्रभावित हो गई, मजा नहीं आ रहा, आराम नहीं है उसे, तो भी प्रकाश और वायु के सुखाधिकार में बाधा डाली गई है, ये माना जाएगा और कार्यवाही की जा सकेगी। यानी प्रकाश और वायु ये स्वाभाविक अधिकार के तौर पर नहीं, लेकिन ईजमेंट के तौर पर प्राप्त होते हैं, और इनमें बाधा डाले जाने की दशा में वो अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्य यही माना जाएगा। मार्ग का अधिकार, रास्ते का अधिकार, रास्ते का अधिकार भी है, यह सुखाधिकार के तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। और सुखाधिकार के तौर पर अगर यह प्राप्त किया गया है, कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है सुखाधिकार में भी, क्योंकि सुखाधिकारों का अर्जन 3 तरह से होता है, ऋणिक, अनुदान के द्वारा, और आपका आवश्यकता का सुखाचार यह भी होता है धारा 13 में जो है, और चिरभोगाधिकार यह भी होता है। मार्ग का अधिकार इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके से आपको अर्जित करना होगा, ठीक है। और मार्ग का अधिकार यह आपने अर्जित कर लिया, इसमें अगर बाधा डाली गई है, लेकिन अर्जन होना चाहिए मार्ग के अधिकार का। अच्छा, एक चीज और है, मार्ग का अधिकार आपने किस उद्देश्य से अर्जित किया है? आपने खाली कृषि प्रयोजनों से अर्जित किया, खाली कृषि प्रयोजनों से आप जाएंगे। मार्ग का अधिकार यह भी देखा जाएगा जनसामान्य के पक्ष में अर्जित हुआ या किसी विशेष श्रेणी के इनके पक्ष में अर्जित है, यही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। मार्ग का अधिकार अगर एक को अर्जित हुआ, सब कहें कि इस सामान्य जनता को अर्जित हो गया, नहीं, जिसके पक्ष में जिस उद्देश्य से, यह भी हो सकता है कि इतने समय के भीतर, यानी सुबह 10 से 4 के बीच आप मार्ग के अधिकार का उपयोग करेंगे, रात में नहीं करेंगे, यह भी हो सकता है। तो जिस परिस्थिति में, जिस श्रेणी में, जिन सीमाओं के अंतर्गत जिन लोगों के लिए मार्ग का अधिकार अर्जित होगा, वो मार्ग का अधिकार अगर सुखाधिकार के तौर पर अर्जित हो गया, तो वो भी बाधित किए जाने की दशा में क्या होगा, एक वाद योग्य अप्रत्य इसका गठन करेगा, और यह अचल संपत्ति के प्रति अप्रत्य माना जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ईजमेंट में एक चीज और पढ़ी थी, प्रॉफिट पेंड्रे, परभूमि भोगा अधिकार, परभूमि का उपभोग करने का अधिकार। ईजमेंट की धारा 4 थी, उसमें परभोगाधिकार यानी पराई भूमि पर जाकर कुछ इकट्ठा करने का अधिकार, इसको भी सुखाधिकार के तौर पर, क्योंकि हमारे सुखाधिकार में ही परभूमि भोगाधिकार ये शामिल माना जाता है। प्रॉफिटे पेंड्रे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हमारे हिंदुस्तान में वो सुखाधिकार में ही शामिल मानते हैं। तो प्रॉफिटे पेंड्रे, इसका अर्जन आप कैसे करेंगे? जैसे सुखाधिकार का अर्जन करेंगे। दूसरे की भूमि पर बाजार लगाने का अधिकार यह हमने अर्जित कर लिया, ठीक है ना। दूसरे की भूमि पर बाजार लगाने का अधिकार हमने अर्जित कर लिया, हम लगाएंगे, वो हमें नहीं रोक सकता। कैसे अर्जित करेंगे? उसी ढंग से जैसे सुखाधिकार अर्जित होता है, ऋण के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से, चिरभोग के माध्यम से, ठीक है ये। और हमने बाजार का अधिकार अर्जित कर लिया, और तुम हमारे बाजार के पड़ोस में खड़ी होकर, क्योंकि बाजार में लोग चीज बेचने आते हैं ना,
और बाजार में लोग खरीदने आते हैं। अच्छा, जो बाजार लगवा रहा है वो दुकानदारों से एक निश्चित रकम ये वसूलता है, जिसे तय बाजारी ये कहा जाता है। अब एक जगह पर हमने बाजार लगवाई, तुम हमारे बाजार में दुकान नहीं लगा रहे, लेकिन पड़ोस में दुकान खोले बैठे हो, तो ग्राहक तो हमारे यहां आ ही रहा, अब पड़ोस में वो तुम्हारे यहां खरीद लेगा, तो नुकसान तो हमें हो ही रहा। तो ये परभूमि भोगाधिकार में हस्तक्षेप ये भी माना जाएगा। यानी परभूमि भोगाधिकार बाजार लगवाने की सूरत का हो सकता है, और इस बाजार के लगवाने की सूरत का परभूमि भोगाधिकार अगर किसी ने अर्जित कर लिया है तो उसमें हस्तक्षेप ये एक वाद योग्य अपकृत्य का गठन करेगा, और ये अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य माना जाएगा। और इसमें बाधा या डालने का जो प्रकार है वो ये भी हो सकता है कि बाजार के पड़ोस में तुम अपनी चीजें रखकर बेच रहे हो, ये भी इसका ठीक है, उपभोग में बाधा डालने का एक प्रकार ये हो सकता है। हम आपकी भूमि पर जाकर लकड़ी, मछली, घास, मिट्टी ये ले जाने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, ये भी परभूमि भोगाधिकार का उदाहरण है। तो प्रॉफिट पेंड्रे ये अगर अर्जित हुआ है हिंदुस्तान में, क्योंकि सुखाधिकार में शामिल है, उसी प्रकार से अर्जित होगा, तो ये भी अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य की श्रेणी का अपकृत्य माना जाएगा। तो अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य दो प्रकार के हैं, एक अतिचार की सूरत का और दूसरा अचल संपत्ति के उपभोग में बाधा डालकर उपताप की सूरत का। अचल संपत्ति के प्रति दो प्रकार के अपकृत्य किए जा सकते हैं, एक अतिचार, दूसरा उपताप। अतिचार कब होता है? जब अचल संपत्ति के कब्जा इसका उपभोग करने में, या यूं कहें कि कब्जे में प्रत्यक्ष विघ्न ये डाला जाता है। विघ्न डालने का तरीका पशुओं को भेजना, दृश्य अदृश्य चीजों को भेजना, आकाश में अतिचार, कुछ भी हो सकता है, तब वो अतिचार की कार्यवाही ये कहलाती है, और अचल संपत्ति के प्रति अतिचार का अपकृत्य ये कहलाता है। और जब अचल संपत्ति के प्रति व्यक्ति के जो स्वाभाविक अधिकार है, जैसे सहारे का अधिकार, जैसे तटीय भूमि के स्वामी का अधिकार, या अचल संपत्ति के फायदे के लिए अर्जित सुखाधिकार, जिनमें प्रॉफिट पेंड्रे शामिल है, उनमें कोई हस्तक्षेप ये किया जाता है, तो भी वह अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य इसी का गठन करता है, और तब उपताप की श्रेणी की कार्यवाही ये संस्कृत करके, ठीक है, अनुतोष ये प्राप्त किया जाता है। ये अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब मानव शरीर, ठीक है, और जंगम संपत्ति, इसके प्रति जो अपकृत्य किए जाते हैं, क्योंकि अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य खत्म, ये बीच में और है, और उसके बाद नेग्लिजेंस पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे अगली क्लास में।